हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में। क्या होता है एटम? वैसे तो पूरी फिजिक्स ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट ये जो एटम है ना, ये अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी एटम्स पर बातें होती रहती हैं। आई मीन रिसर्च होती रहती है कि एटम कहाँ से आया, एटम का नाम कैसे पड़ा। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में ढूंढने जाएंगे तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स टाइप का चैप्टर मिल जाएंगे आपको। बट ये काफ़ी अलग है कि एटम ही क्यों हुआ। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। एक महर्षि महा महर्षि कनाड का नाम आता है अराउंड 600 BC में। महर्षि कनाड ने एटम की खोज की। उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड गोल्ड का बिस्किट लिया। वैसे तो काफ़ी महंगा आता है, बट गोल्ड का बिस्किट लिया, उसको कट किया। उन्होंने कहा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे ये पूरा गोल्ड बना है, उसको हम कण कहते हैं। हिंदी में उसको कण कहते हैं, इंग्लिश में अब एटम कहते हैं। वैसे आप इसको कह सकते हैं कि एटम की खोज डेमोक्रिटस एंड लूसीबस ने की थी, और एटम का नाम रखा गया था एटमॉस। एटमॉस, ठीक है, एटमॉस। तो बात करते हैं एटमॉस के बारे में। आपको पता है कि हाँ, एटम की खोज हो चुकी है, इसके बारे में और रिसर्च हो रही थी। ये क्या सब एटॉमिक्स पार्टिकल जैसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मतलब एटम के अंदर भी कुछ हो सकता है। एटम भी तो किसी ना किसी चीज़ से बना ही होगा। मतलब एटम के अंदर क्या हो सकता है, एटम किस चीज़ से बना है, ये ऐसी खोज थी कि पूरी दुनिया बदलने वाली थी। तो एक साइंटिस्ट हुए और उन्होंने ये खोज करते गए और उनका नाम फेमस हो गया, उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। उनका नाम था जे जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, क्लियर। इन्होंने 1880 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। इनके जो स्टूडेंट हुए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन, जे थॉमसन के जो स्टूडेंट थे रदरफोर्ड थे, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक। ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, चैडविक। प्रोटॉन की खोज अप्रॉक्स 1897 तक हो चुकी थी। न्यूट्रॉन की खोज सबसे बाद में, सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन आया। न्यूट्रॉन, इसकी खोज 1932 में हुई थी। 1932 में, इतना लेट में हुआ था। तो बात करते हैं इसके बारे में कि हाँ, हमको इलेक्ट्रॉन मिल गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी कि हाँ, एक इलेक्ट्रॉन जैसी कुछ चीज़ें हैं। आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th में जब पढ़ रहे होगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था इनका, उसके बाद भी CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ोगे आप लोग। काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि इनकी खोज कैसे हुई, वो तो सिलेबस में है। इसके बारे में और आगे बात करते हैं कि क्या क्या हुआ। थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, और इनके एक और स्टूडेंट थे जिनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था नील बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो क्या हो गया, इन्होंने बता दिया एग्जैक्टली क्या हो गया था। एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है। इतना सब आप लोग समझ गए। इसके आगे आप लोग कि ये सोचो समझो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोगों ने आज पढ़ना शुरू किया है, ठीक है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पता है हमें, स्टैटिक चार्ज पता है। ये भी पता होगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। देखिए ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है आपस में रिपेल करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये दूर जाओ तुम भी दूर जाओ, ठीक है। बट एक सवाल, एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि जो प्रोटॉन है ना, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है बट हाइड्रोजन में, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। बट बात करते हैं उसके आगे, जैसे हीलियम की बात करें तो, लिथियम की बात करें तो उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हो Z=P+N, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक न्यूक्लियस के अंदर अगर जैसे मान लेते हैं कार्बन की बात करते हैं तो 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन है तो ये आपस में, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो जब 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन इसको इसको रिपेल करके यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाता है, सोचने वाली बात है। ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, इसको इसको रिपेल करके बाहर क्यों नहीं जाता है। एटम की जो साइज़ है वो बहुत कम है। जैसे एटम की साइज़ तो हम लोग जैसे कहते हैं 10⁻⁻15 मानते हैं, 10⁻⁻20 मीटर में। ये बहुत छोटी साइज है, बहुत छोटी साइज, ठीक है। बात है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि जो रिपल्सन फोर्स है ये न्यूक्लियस बहुत छोटा है। ये एटम जो आप समझ रहे हो ऐसे मैंने बनाया है, बट ये एक्चुअल में बहुत बड़ा है। आप देखो ना, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। जो सर्किल है ना, जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं, जो एटम क्लाउड्स होते हैं, एटॉमिक क्लाउड्स, वो बहुत बड़े होते हैं। एटॉमिक क्लाउड्स का मतलब है कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस पेन को पकड़ा हुआ है, तो क्या मैंने इस पेन को टच किया है? बायोलॉजिकली देखा जाए तो मैं इस पेन को पकड़ा हुआ है, ठीक है। इस पेन को मैं टच कर रहा हूँ बायोलॉजिकली। फिजिकल फॉर्म में क्या होगा, ये जो मेरे जो उंगली में जो एटम है ना, एटॉमिक क्लाउड है, और इसकी एटॉमिक क्लाउड है, आपस में मर्ज नहीं हुए, तो इसका मतलब मैंने किसी चीज़ को टच किया ही नहीं, ठीक है। अदर वे आप यहाँ पे सोचते रहिए कि हाँ, कि प्रोटॉन बाहर क्यों नहीं जा रहा है। आपस में रिपल्सन फोर्स होना चाहिए, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों आपस में रिपल करेंगे, तो यहाँ रिपल क्यों नहीं कर रहा है, ये सोचते रहिए। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इस दुनिया में 4 तरह की फोर्स काम करती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहला है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। ग्रेविटी बहुत कम होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप बात करेंगे तो ग्रेविटी देखा जाए तो बहुत सबसे कम मतलब समझेंगे, सबसे कम मतलब कि जैसे कैपिटल जी की वैल्यू भी क्या होती है, 10 की पावर में -11 होती है। तो ये इतना कम होता है, बहुत कम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। ये सिर्फ बड़े बड़े पार्टिकल्स पे काम करता है, बड़े बड़े एटम्स पे, सॉरी, बड़े बड़े प्लैनेट्स पे काम करता है, जहाँ पे मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जो मास है वो बहुत बहुत ज़्यादा होना चाहिए, समझ रहे हैं। दूसरा फोर्स काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्स में आप जाएंगे तो जैसे म्यू नॉट की वैल्यू 10⁻⁻7 से कुछ कम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काफ़ी ठीक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं काफ़ी इसमें ताकत होती है। ये यही फोर्स, वही फोर्स होती है जो अर्थ को अट्रैक्ट और रिपेल कर रही है।
मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करवाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दोनों को आपस में रिपेल करवाती हैं। बात करते हैं थर्ड, द, ये स्पेशल है, द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। हो सकता है इस वीडियो के 3-4 पार्ट बने, हो सकता है। बात करते हैं चौथे की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है जिसकी वजह से ये बाहर नहीं जा रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी वजह से ये जो है बाहर नहीं जा रहा है। ये भी तो है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तभी तो ये यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है। अगर देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे और उसमें जो न्यूक्लियस के अंदर की जो एनर्जी है उसको फील करिए। जो न्यूक्लियस के अंदर की एनर्जी है वो मतलब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर वेपन्स आप लोग नाम सुना होगा कि हाँ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर हो गया हमारा देश, तो जो या फिर एटॉमिक बॉम्ब, तो इस टाइप में से जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर या फिर ये देखिए जो सन है, सन में क्या हो रहा है, जो फ्यूज़न हो रहा है, सन में भी तो फ्यूज़न हो रहा है ना, वहाँ भी तो कहते हैं रिएक्शंस हो रही हैं। तो जो रिएक्शंस हो रही हैं, देखिए न्यूक्लियर एनर्जी है ना, बहुत सबसे हाई लेवल की एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये फोर्स सब के बारे में बात हो रही थी। थोड़ा सा हम कुछ बात कर लेते हैं कि फोर्स इतनी ज़्यादा क्यों होती है और कैसे होती है। आप लोगों ने आप लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना होगा बहुत अच्छे से कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस फार्मूला था E=mc², वेयर उन्होंने ये कभी लिखा नहीं था, उन्होंने कहा था मास एनर्जी रिलेशन, मतलब एम, देखिए ये यहाँ पर नीचे आ गया, m=E/c²। देखिए ये इक्वेशन किसने दिया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और ये इक्वेशन दिया था न्यूटन ने। तो चलिए इन दोनों की क्या करवाते हैं, दोस्ती करवाते हैं। इन दोनों की दोस्ती कैसे होगी यहाँ बात करते हैं। ये जो मास यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और दोनों एक ही मास है, तो F= यहाँ पे क्या करेंगे, E/c² कर देंगे। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, E/c² कर देंगे, इजी है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब v-u/t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v dv। और चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी भी तो एक तरह की वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी भी तो एक तरह की स्पीड है। जैसे आप समझिए, इस चीज़ को कि क्या हो रहा है, अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे थे, ठीक है, और आपने क्या किया, एक्सलेट किया 20 से पहुँच गए 80 की स्पीड पर, तो 20 से 80 पे चले गए तो 60 किलोमीटर आपने स्पीड क्या करी, इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, तो वो भी तो एक स्पीड है ना, वो भी तो एक स्पीड है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब ये जो v है, समझिए इसको कि ये जो v है इसको हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, और ये जो स्पीड है, स्पीड क्या कहेंगे इसको, जैसे ये भी तो स्पीड है और ये भी की स्पीड है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट कर देते हैं, चलिए इसको ऐसे शॉर्ट करते हैं कि c क्या है, c= डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर आप इसको कंसिडर करिए, या फिर ये करिए कि चेंज इन वेलोसिटी,
उसको आप कंसिडर करिए, ठीक है। अगर हम यहाँ ये लिख देते हैं, चलिए ई अपॉन, अब देखिए डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर और यहाँ टी स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या था हमारा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब वेयर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या होगा, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, नीचे भी टाइम था, टाइम इंटू टाइम, टाइम इंटू टाइम, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ये डी से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, एफ। अब हमको मिल जाएगा हमारा फॉर्मूला जो हमने बनाया है, बेसिक फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू ई अपॉन डी। ये आप समझिए कि ये फॉर्मूला अपने आप में ही एक अलग वो है। ये डायमेंशन की तरफ से देखेंगे तो इसका ये आएगा, डायमेंशन इसका आएगा ML-T-2, ठीक है। ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। बात करते हैं F इक्वल टू ई बाई डी, मतलब फोर्स क्या है। हम यहाँ बात कर रहे हैं फोर्स क्या है, कि फोर्स एक्चुअल में क्या है। जब आप फोर्स लगाते हैं, पुश और पुल, तो आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए होती है, और ये है डिस्टेंस। अगर देखिए, ये वो फोर्स नहीं है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ये अलग तरीके का फोर्स है। अलग तरीके का फोर्स कैसा है, ये वाला फोर्स है। यहाँ पे देखिए, जो ये मैंने 4 फोर्सेस बताए हैं, 4 फोर्स, ये इनके बारे में है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एनर्जी कम है, समझ रहे। एनर्जी ऐसी बात नहीं कि नहीं है, एनर्जी है, बट बहुत मतलब इनसफिशियंट है। डिस्टेंस अब इतना ज़्यादा हो गया है, एनर्जी चाहे कितनी भी हो, जब हम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर देंगे तो एनर्जी ऑटोमेटिकली कहते हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, तो एज इट इज़ फोर्स कम लगेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस कम है, बट जो कैरिंग ऑफ चार्ज है, मतलब एक एटम कितना चार्ज कैरी कर सकता है, उसकी भी तो एक लिमिट है ना। मतलब आप देखिए ना, जैसे कॉपर के वायर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, लेकिन अगर एक पतले कॉपर के वायर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वायर जल जाएगा, तो उसकी भी कहीं ना कहीं एक लिमिट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अभी आप लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा था, जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स में भी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या होती है, डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो फोर्स इज टेंड टू इन्फिनिटी। मतलब एनर्जी होती है, एनर्जी बहुत एवरेज लेवल पे होती है, लेकिन जो डिस्टेंस बहुत कम हो गए ना। आप सोचिए, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या डिस्टेंस होती है, एक एटम की जो डिस्टेंस है एक पॉइंट बराबर, बहुत छोटी डिस्टेंस है। जहाँ डिस्टेंस बहुत कम हो गई, वहाँ पे क्या होगा, फोर्स बहुत बढ़ जाती है। तो ये हमारे एक फॉर्मूला हमने बनाया है समझने के लिए, कि हाँ, कि ऐसा जो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए। इसके बारे में बात करेंगे अब। अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फर्मियंस और बोसॉन्स के बारे में। फर्मियंस और बोसॉन्स क्या होते हैं, जैसे बात करते हैं, यही बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक खोज हो चुकी थी। ये कुछ बात है सन 2002 के बारे में। 2002 से लेकर 2005 के बीच में जो रिसर्च हुई, वो रिसर्च के कारण क्या हो रहा था, प्रोटॉन के बारे में बात हो रही, कि प्रोटॉन किस चीज़ से बना है। प्रोटॉन भी तो किसी न किसी चीज़ से बना होगा, इलेक्ट्रॉन भी तो किसी न किसी चीज़ से बना होगा, और न्यूट्रॉन भी किसी न किसी चीज़ से बना होगा। जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन होल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन की भी एक अपनी कहानी है।
इलेक्ट्रॉन की जब खोज हो रही थी तो उसको क्या क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। इसको जैसे इलेक्ट्रॉन था आपका, थाल्स ऑफ मिलेटस भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्व थे। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको नाम मिलेगा वो थाल्स ऑफ मिलेटस, जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक की खोज की थी कि स्टैटिक फोर्स क्या आता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन होल्स जो फर्मियंस में बेसिकली कॉमन है। तो इसको हमने कहा, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, क्वासी पार्टिकल्स। ठीक है, क्वासी पार्टिकल्स। क्वासी पार्टिकल्स देखिए, ऐसा कहा गया कि ये क्वासी पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन के अंदर हमको क्या क्या मिला, प्रोटॉन के अंदर देखिए, प्रोटॉन के अंदर हमको मिला फोन्स मिले, हिग बोसॉन्स मिले। प्रोटॉन के अंदर बेसिकली जो सबसे ज़्यादा फेमस है क्वार्क मिला, क्वार्क पार्टिकल। ये बहुत बेसिक जो हमारी जो कहते हैं डिस्कवरी है। क्वार्क 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्वार्क के बारे में हम बात करेंगे। इसके 3-4 वीडियोस हो सकता है कि बने और काफ़ी अच्छे लेवल बने होंगे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्लास 7th में हैं, 8th 9th 10th, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। ये वीडियो आपकी लाइफ में जो वैल्यू एडिशन है वो ज़रूर करेगा। जैसे क्वार्क की बात हो गई कि फिर क्वार्क क्वार्क के अंदर क्या होता है, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं, गॉड पार्टिकल क्या होता है, गोस्ट पार्टिकल क्या होता है, ग्लूऑन्स क्या होते हैं, हाइड्रॉन्स क्या होते हैं, सॉरी हाइड्रॉन्स, फर्मियंस क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होते हैं, क्वार्क्स सॉरी डबल हो गया, बारियंस क्या होते हैं, मेसन्स क्या होते हैं, कैरी बोसॉन्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, उसके बाद देखिए अप क्वार्क क्या होता है, डाउन क्वार्क क्या होता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर बनेगा। क्वार्क की साइज़ बहुत कम होती है, क्वार्क प्रोटॉन के अंदर होता है। तो चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।